Hello everyone. Today I am taking up the last topic of chapter 15 class 9 science and that is animal husbandry practices. चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं what is the meaning of animal husbandry. See children, it is a branch of agriculture and it is done by farmers. और farmers इसमें क्या करते हैं? They domesticate many animals and they take care of those animals, take care of their feed, diet, give them proper shelter and also improve their breeds. और ऐसा वो किस लिए करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, all that we are going to discuss now. देखिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, सो एनिमल फूड की डिमांड या एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है. और अगर मैं बात करूं एनिमल फूड की, तो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स वी हैव सीन दैट ऐसे बहुत से लोग हैं हु वर वेजिटेरियन अर्लियर बट दे हैव कन्वर्टेड टू नॉन वेजिटेरियंस. इसलिए भी डिमांड ऑफ फूड हैज इंक्रीज्ड. दैट्स व्हाई वी फेल्ट द नीड ऑफ इम्प्रूविंग द एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस. और ये जितने भी एनिमल्स हैं जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं वी कॉल देम लाइवस्टॉक, और इनसे हमें किसी न किसी तरह का बेनिफिट होता है. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वन इज कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग. जब कैटल फार्मिंग को इम्प्रूव किया तो मिल्क प्रोडक्शन काफी बढ़ गया था हमारे कंट्री में एंड वी कॉल्ड इट एज व्हाइट रिवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड. और ये सब हुआ बाय द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन. सो डॉक्टर वी कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन. इसी तरह से जब पोल्ट्री फार्मिंग को हमने इम्प्रूव किया तो एग प्रोडक्शन गॉट इंक्रीज्ड एंड वी कॉल्ड इट एज सिल्वर रिवोल्यूशन. और जब फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वी कॉल्ड इट एज ब्लू रिवोल्यूशन. तो ये सब करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स आर डन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक कैटल फार्मिंग. टू मेन कैटल आर काउ एंड बफेलो. इसका साइंटिफिक नेम भी आप जान लीजिए. काउ इज बॉस इंडिकस एंड बफेलो इज बॉस बुपैलस. जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो देयर आर टू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वन स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. काउ और बफेलो को जब हम डोमेस्टिकेट करते हैं तो हमारे दो मेन पर्पस हैं. वन इज फॉर गेटिंग मिल्क फ्रॉम देम एंड अनदर इज फॉर टेकिंग हेल्प इन सम लेबर वर्क. बहुत सारी वेराइटीज हैं काउज एंड बफेलोज की, तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं. दोज फीमेल cattle which we domesticate for getting milk from them are called milch animals. So these are female cattle. And those which we domesticate for getting some labor work from them are called draught animals. See children, किस तरह का ये हमें हेल्प करते हैं in the labor work or in the agricultural task. तो आप लोगों को पता है प्लोइंग करने के लिए, हल चलाने के लिए ऑक्स यूज होते हैं. बुलक कार्ट्स पुल करने के लिए बुलक्स यूज होते हैं. इसी तरह से इरिगेशन सिस्टम के लिए भी एनिमल्स की हेल्प ली जाती है एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. कई बार उनकी बैक के ऊपर रख के भी सामान इधर से उधर हम ले जाते हैं. सो ऑल दीज एनिमल्स आर ड्रॉट एनिमल्स. अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द मिल्च एनिमल्स. सी चिल्ड्रन, बहुत सारी वेराइटीज हैं दैट ऑफ काउज एंड बफेलोज. इंडियन वेराइटीज को हम बोलते हैं इंडिजिनस वेराइटीज. जो भी देसी वेराइटीज उनको इंडिजिनस वेराइटीज बोला जाता है. तो इंडिया में जो वेराइटीज हैं दैट इज रेड सिंधी, दैट इज मेनली फाउंड इन आंध्र प्रदेश. देन गिर इज देयर, साहिवाल इज देयर. दीज आर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया. तो ये कुछ काउस की वेराइटीज हैं. इनका एक लैक्टेशन पीरियड होता है. आई एम टॉकिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स, और मिल्च एनिमल्स का लैक्टेशन पीरियड होता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्टेशन पीरियड. सी चिल्ड्रन, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी और द काफ द फीमेल कैटल स्टार्ट सिक्रेटिंग मिल्क. सभी मैमल्स में ऐसा ही होता है. जब बेबी बर्थ हो जाता है तो मदर बॉडी से मिल्क सिक्रीट होने लगता है और जितने मंथ्स तक वो मिल्क सिक्रीट होता रहता है दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड. तो एक फार्मर को ज्यादा बेनिफिट तभी होगा जब उसके कैटल का लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होगा.
बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ये जो हमारी देसी ब्रीड्स हैं, इनका लैक्टेशन पीरियड एज कंपेयर टू दी फॉरेन ब्रीड्स इज शॉर्ट। फॉरेन ब्रीड्स को हम एक्सोटिक ब्रीड्स भी बोलते हैं। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, लाइक होल्स्टीन फ्रीजियन दैट इज फ्रॉम हॉलैंड, जर्सी फ्रॉम अमेरिका एंड ब्राउन स्विस फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो ये जितनी भी वेराइटीज हैं, इनका लैक्टेशन पीरियड लॉन्ग है, लेकिन दीज आर प्रोन टू डिजीजेस। और हमारी वेराइटीज जो हैं दे आर डिजीज रेजिस्टेंट। काफी अनहाइजेनिक कंडीशंस में, काफी एक्सपोजर टू द जर्म्स के बाद भी ये बीमार नहीं पड़ती हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक ट्रेट हमारी वाली ब्रीड्स का बेटर है और एक ट्रेट एक्सोटिक ब्रीड्स का बेटर है। तो इनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जाता है बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है इन द प्लांट्स ऑल्सो। तो इसी तरह से इनकी ब्रीड्स को भी इम्प्रूव करते हैं और जो भी नई वेराइटी हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड वेराइटी। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लाइक साहिवाल एंड ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस is the exotic breed, and after their crossing we get a variety called currant Swiss, and this variety has long lactation period as well as it is disease resistant, बहुत जल्दी से बीमार नहीं पड़ती है। इसी तरह से होल्स्टीन फ्रीजियन एंड साहिवाल, इनकी क्रॉसिंग से एक वैरायटी मिलती है दैट इज कॉल्ड फ्रीजवाल। So hybridization is the technique by which the varieties or the breeds of cattle are improved। और ये कराया कैसे जाता है, इसके दो मेथड हैं। वन इज द नेचुरल मेथड, इसमें एक वैरायटी का मेल और दूसरी वैरायटी का फीमेल दे आर अलाउड टू मेट। या दूसरा तरीका है कि जो बुल्स होते हैं उनकी सीमन को निकाल के उसको इंजेक्ट किया जाता है इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल कैटल। तो ये दो मेथड हैं और दोनों से ही हाइब्रिड वेराइटीज आर ऑब्टेन्ड। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस टॉक ऑफ देयर शेल्टर। देखिए, जिस जगह पर इनको रखा जाता है दैट शुड बी अ स्पेशियस प्लेस। खुली जगह होनी चाहिए। इट शुड बी वेल लिट ऑल्सो, एयरी भी होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्लोप होता है उनके फ्लोर का, वो काफी होना चाहिए। द फ्लोर शुड बी स्लोपी। और उसका रीजन क्या है, देखिए ये कैटल जो है दे पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, दे पास आउट लॉट ऑफ डंग ऑल्सो। तो वहां पर एक अनहाइजीनिक कंडीशंस और एक वेट कंडीशंस प्रिवेल हो सकती हैं एंड दैट कैन कॉज डिजीजेस ऑल्सो, द ग्रोथ ऑफ जर्म्स विल अकर। तो साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। स्लोपी फ्लोर होने से यूरिन कैन इजिली ड्रेन अवे फ्रॉम द शेड वेयर दे आर लिविंग। एक चीज का और ध्यान रखते हैं, उनकी बॉडी की टाइम टू टाइम ब्रशिंग की जाती है ताकि डस्ट निकल जाए, या बॉडी के ऊपर कुछ टिक्स या माइट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं तो उन सबको भी क्लीन किया जाता है। तो इस तरह से इनकी ग्रूमिंग की जाती है और एक प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आफ्टर शेल्टर अबाउट देयर फीड। किस तरह का फूड उन्हें दिया जाता है, क्या फीड तैयार की जाती है उनकी। देखिए, आप सबको पता है कैटल मेनली क्या खाते हैं, ग्रासेस, प्लांट्स, लॉट ऑफ रफेज दे नीड। तो इनकी फीड तैयार करने के लिए 4 पार्ट रफेज एंड 1 पार्ट कंसंट्रेट्स आर एडेड टुगेदर, मिक्स टुगेदर। सी चिल्ड्रन, रफेज में इंक्लूड करते हैं लाइक ग्रासेस है, सूडान ग्रास है, साइलेज है, इस हे है, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं और इनको कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में रफेज इज मेड रेडी फॉर द फीड ऑफ द कैटल। कंसंट्रेट्स में लेग्यूम्स हैं, दाल्स हैं, इसके अलावा ऑयल सीड केक्स वो भी मिक्स किए जाते हैं एंड दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली रफेज जो है उसमें फाइबर ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, और कंसंट्रेट्स में फाइबर कम है और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। और दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो 4:1 की रेशियो में मिक्स किया, तो यू शुड नो दिस डिफरेंस। और थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है और इस तरह से उनकी टोटल फीड तैयार की जाती है। चिल्ड्रन, यू शुड नो कि जब कंसंट्रेट्स खाते हैं ये कैटल तो उनकी बॉडी में काफी एसिड भी प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से उनकी जो बॉवल मूवमेंट है या इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि दे शुड ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ रफेज। तो नेचुरली तो वो खाते ही हैं रफेज, तो हम भी ध्यान रखते हैं जब हम उन्हें फीड प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें रफेज होना चाहिए।
वेदर इट इज रफेज और कंसंट्रेट, जो भी हम इन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके दो पर्पस हैं। एक तो उनकी बॉडी को मेंटेन करना, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो। दूसरा, व्हेन द लैक्टेशन पीरियड इज गोइंग ऑन, तो ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि उनको इस तरह की डाइट दी जाए कि मिल्क प्रोडक्शन शुड इंक्रीज। एडिटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, दे आर रिच इन vitamins and other nutrients. Sometimes we also give additives to them. तो roughage और concentrates के अलावा additives are also given to these animals. See children, कई बार जैसे हम लोग भी बैलेंस डाइट खाते हैं, पर फिर भी कुछ टॉनिक्स हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लाइक मिल्क में हमने बॉर्नवीटा डाल लिया, या किसी को ब्लड में कोई कमी है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, टेस्टिंग के बाद आता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन के कैप्सूल लिए जाते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम हम ले लेते हैं। तो इसी तरह से इन एनिमल्स को हम एडिटिव्स देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सम स्टेरॉइड्स और मे बी सम हार्मोनल इंजेक्शंस। चलिए आगे बात करते हैं हम about their health. They also suffer from diseases just like humans. इनके कुछ डिजीजेस हैं लाइक फुट एंड माउथ डिजीज, जिसमें फुट और माउथ में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। एंथ्रेक्स इज द डिजीज जिसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। देन दे ऑल्सो सफर फ्रॉम रिंगवर्म, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। अदर देन दैट they are attacked by ectoparasites and endoparasites also. Ectoparasites बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। इट कैन बी सम टिक्स, इट कैन बी फ्लीस, माइट्स, और कई बार कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड दे अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। Here I am taking example of liver flu which affects the liver and tapeworm which affects the intestine. तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, वेटरिनरी डॉक्टर इज कंसल्टेड। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एनिमल के बीमार होने के सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, एनिमल खुद तो बोलेगा नहीं कि मैं बीमार हूं, तो ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए उसकी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द एनिमल विल स्टॉप ईटिंग। आपने उसके सामने फीड रखा हुआ है एंड इट इज नॉट ईटिंग दैट। दूसरी चीज, अगर वो मिल्क एनिमल है तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आप देखेंगे वो बैठा हुआ है एनिमल, उसका पोस्चर देखकर भी लगेगा कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग विद दैट एनिमल। या आंखों में से पानी आ रहा है, बाहर टंग निकली हुई है और उसमें से एक्सेसिव सलाइवेशन इज देयर, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है और डंग भी लूज हो जाती है। So by looking at all these symptoms, we get to know that something is wrong with the animal, and then we take adequate step to take care of its health. Vaccination भी किया जाता है, टीके भी लगवाए जाते हैं to protect the animals from diseases. Now children, let us talk of the next topic, that is poultry farming. पोल्ट्री फार्मिंग में हम बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं एंड हमारा पर्पस होता है मेनली getting eggs from them and meat from them. Poultry birds include fowl, duck, geese, pigeon, etc. तो यहाँ पर मैं मेनली बात करूंगी about fowl, that is hens and cocks. See children, इसकी भी बहुत सारी varieties हैं, कुछ देसी varieties, that is indigenous varieties. इंडिया में जो बहुत पॉपुलर फाउल है that is असील, कड़कनाथ और छत्तीसगढ़ भी एक वैरायटी है। इसके अलावा फॉरेन वैरायटीज होती हैं जैसे रोड आइलैंड रेड एंड व्हाइट लेग हॉर्न। इन पोल्ट्री फार्मिंग ऑल्सो बाय हाइब्रिडाइजेशन वी इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। जब ब्रीड्स इम्प्रूव करते हैं तो एग प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मीट प्रोडक्शन भी बढ़ता है, समर अडेप्टेशन इंक्रीज होती है। इन एनिमल्स के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होने का बहुत जल्दी असर होता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड बी एबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। उसके लिए भी इनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर, अगर फाउल छोटे साइज का है तो उसकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है। तो ऐसी कई वेराइटीज हैं
कि साइज छोटा है, पेरेंट साइज छोटा है, लेकिन उनके एग्स जो है दे आर क्वाइट बिग एंड लॉन्ग. तो टू फुलफिल ऑल दी objectives, हाइब्रिडाइजेशन इज डन और बढ़िया वैरायटीज जो हैं ब्रीड्स को डेवलप किया जाता है. हमारे कंट्री में वी ऑफन से that fowl is the or your poultry birds, these are the efficient converter of low quality food into high quality food. तो इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है. देखिए, हम जब भी इनको कोई फूड प्रोवाइड कराते हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं, मोस्टली हमारे कई बार ग्रेन्स खराब हो चुके हैं, थोड़ा सड़ गए हैं, कीड़ा लग गया है और दे आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो हम ये बोलेंगे ये हमारे लिए लो क्वालिटी फूड है. लेकिन वही फूड हम पोल्ट्री बर्ड्स को डाल देते हैं. पोल्ट्री बर्ड्स उसे कंज्यूम करते हैं एंड इन रिटर्न व्हाट डू दे गिव अस? दे गिव अस एग्स, मीट विच आर रिच इन प्रोटीन. तो हमारे लो क्वालिटी फूड को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड में. इसमें हम बात करेंगे अब लेयर्स और ब्रॉयलर्स की. See, layers are those fowl which lay eggs, and broilers are those which are reared for getting meat from them. तो थोड़ा सा हम डिफरेंस और डिस्कस कर लेते हैं. एक मेजर डिफरेंस तो आपको पता चली गया है. देखिए, ब्रॉयलर्स के केस में 6 to 7 वीक्स तक इनकी रेयरिंग की जाती है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम उनको फैट रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड और विटामिन ए एंड के रिच फूड इज गिवन, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनकी कैरेकस क्वालिटी इंप्रूव होती है, फेदरिंग इंप्रूव होती है. कैरेकस इज द डेड बॉडी विच यू सी हैंगिंग एट द शॉप्स. और अगर फेदरिंग बेटर होगी तो तभी उसकी मार्केटिंग भी बढ़िया होगी. फेदर्स को देखकर ही पता चल जाता है कि ये एक अच्छा ब्रॉयलर है, इसका मीट भी बढ़िया होगा. लेयर्स के केस में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है. ये नहीं कि खुल के खूब फैट्स और प्रोटीन्स और इस तरह की चीजें खिला दी. थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, कैलकुलेटेड डाइट होती है, बट इट इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस एंड दैट इज रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. एक और चीज का ध्यान रखते हैं, लेयर्स को काफी स्पेस प्रोवाइड कराई जाती है बिकॉज दे हैव टू ले द एग्स. सो एग्स के लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए. ब्रॉयलर्स में ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि मोर्टेलिटी रेट शुड नॉट बी हाई, क्योंकि अगर ये मरने लगे एक एक करके तो बहुत जल्दी एक तो बीमारी इनमें फैलती है, और अगर ये मरने लगते हैं तो फार्मर इज एट अ ग्रेट लॉस. तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि इन सबको बीमारी ना हो और प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशंस आर मेंटेन्ड एट देयर प्लेस जहां भी उन्हें रखते हैं. और वैक्सीनेशन भी किया जाता है, फ्यूमिगेशन करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे किया जाता है. तो बहुत ध्यान रखा जाता है इन सब बातों का. टेम्परेचर का भी ध्यान रखें, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि दे मे नॉट हैव गुड टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिश फार्मिंग. फिश फार्मिंग में we obtain fish by different methods, and you know children, fish is a rich source of proteins. और दो तरीके से फिश फार्मिंग की जाती है. वन इज कैप्चर फिशिंग एंड अनदर इज कल्चर फिशिंग. कैप्चर फिशिंग में फिश को कैप्चर करना होता है सिर्फ. इसके लिए फिशरमैन अपनी बोट्स लेकर जाते हैं, नेट्स लेकर जाते हैं. इनफैक्ट अब तो कुछ ऐसे लेटेस्ट डिवाइसेस आ गए हैं लाइक एको साउंडर्स, इवन सैटेलाइट सिग्नल्स की हेल्प से भी दे कैन इजीली लोकेट द स्कूल और द शोल ऑफ फिश. तो वहीं पर जाकर वो कैप्चर कर लेकर आते हैं फिश को. और कल्चर फिशिंग में हम क्या करते हैं कि फिश सीड्स को किसी वाटर बॉडी में डाला जाता है. आई जस्ट टेल यू व्हाट आर द फिश सीड्स, और वहां उनका प्रोडक्शन किया जाता है. तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं अबाउट मैरीकल्चर. देखिए, मैरीकल्चर वर्ड आया है मेरीन वाटर से. मेरीन वाटर इज द सॉल्टी वाटर, जिसमें जो फिशेस रहती हैं वो सॉल्टी वाटर कंडीशंस में ही रहने के लिए अडेप्टेड हैं, लाइक बॉम्बे डक, ट्यूना, सार्डिन्स. तो ये जो फिशेस हैं इनको कल्चर किया जाता है इन द कोस्टल एरिया ऑफ सीज एंड ओशंस ओनली. और कल्चर करने के लिए फिश सीड का मतलब है कि उनके एग्स वहां पर डाले जाते हैं सो दैट दे कैन ग्रो. एग्स के अलावा फिश फ्राइज कैन ऑल्सो बी पुट देयर, दैट इज द बेबीज ऑफ द फिश.
whenever culture of the fish is done in marine water, that is called mariculture. और जब मैरीकल्चर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ट्रू फिश की ही कल्चरिंग की जा रही है. इट कैन बी द फिन फिशेस ऑल्सो, या बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. देयर कैन बी सम काइंड ऑफ सी वीड्स ऑल्सो. तो जिनसे भी ज्यादा फार्मर को बेनिफिट होगा वो सारी चीजों का कल्चर करेगा और वो वाटर में ग्रो करती हैं. मैरीकल्चर के अलावा एक और टर्म है एक्वाकल्चर. इसमें भी कल्चरिंग की जाती है, बट दिस इज डन इन फ्रेश वाटर, और इसमें फ्रेश वाटर वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड. मैरीकल्चर में जब हम फिशरीज सेटअप करते हैं, दीज आर मेरीन फिशरीज, और एक्वाकल्चर में जब हम फिशरीज सेटअप करते हैं, वी कॉल देम एज इनलैंड फिशरीज. देखिए, आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो ऑब्वियसली वहां पर मैरीकल्चर भी बहुत होता होगा. लेकिन इसके अलावा जो लैंड के ऊपर हमारा पानी फ्लो कर रहा है, विच इज फ्लोइंग इन द रिवर्स, विच इज फाउंड इन द लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटर. तो इनलैंड वाटर में जब कल्चरिंग ऑफ फिश करते हैं, दैट वी कॉल एज एक्वाकल्चर ऑल्सो, और हम कहते हैं हमने इनलैंड फिशरीज सेटअप की है. इसमें मैं 2 वर्ड और ऐड करने वाली हूं, लेगून्स एंड एस्चुरीज, वेयर कल्चरिंग ऑफ फिश इज डन इन ब्रैकिश वाटर. देखिए, लेगून क्या होता है? कोस्टल एरियाज में, मैं सी कोस्ट की बात कर रही हूं, कोस्टल एरिया में कई बार सम पार्ट ऑफ द सी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सैंड. सैंड बीच में जम जाती है एंड अ पार्ट ऑफ द सी गेट सेपरेटेड, और वो सेपरेटेड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड लेगून. अब उसमें और ज्यादा सॉल्टी वाटर नहीं आएगा, उसकी सॉल्टीनेस बढ़ेगी नहीं, तो वी कॉल इट एज ब्रैकिश वाटर. तो वहां भी फिशरी कैन बी सेटअप. एस्चुरीज क्या होती हैं? जैसे रिवर वाटर है, इट इज अबाउट टू फॉल इनटू द ओशंस. जितने भी रिवर्स हैं सब ओशंस में, सीज में ही जाकर गिरती हैं. तो बिल्कुल जो उसका एंड है जहां पर इट इज अबाउट टू मीट द ओशन, जो ओशन वाटर की वेव्स हैं, दे कीप ऑन टचिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द रिवर, और वहां के वाटर को वो ब्रैकिश बना देती हैं. तो रिवर का जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा ब्रैकिश वाटर वाला पार्ट है, एंड वी कॉल इट एज एस्चुरी. तो यहां पर भी फिशरीज सेटअप की जाती है. एक टर्म और मैं आपको बताऊंगी रिलेटेड टू कल्चर फिशिंग, एंड दैट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मिक्स कर देते हैं. अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज कल्चरिंग द फिश इन पैडी फील्ड्स. देखिए, चावल के खेत में काफी पानी भरा रहता है, पैडी और राइस, और इतना पानी होता है कि वहां पर फिश प्रोडक्शन कैन बी डन. तो अगर फार्मर को ज्यादा फायदा चाहिए तो वो ये काम भी कर लेता है, एंड वी कॉल इट एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग. एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिश कल्चर, दैट इज कॉम्पोजिट फिश कल्चर. इसमें 5-6 varieties of fish are produced in the same pond or the same reservoir. और ये किस लिए किया जाता है? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो. यहाँ पर हम जो 5-6 varieties सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखा जाता है कि दे शुड हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. कुछ उसमें से सरफेस फीडर होनी चाहिए. जितने भी कटलास हैं, कटला एक वेराइटी ऑफ फिश है, वो सब सरफेस फीडर्स होती हैं, और कुछ बॉटम जोन फीडर्स होती हैं, कुछ मिडिल जोन फीडर्स, और इसके अलावा कुछ वीड फीडर्स भी होती हैं. यानी सबकी जो फीडिंग हैबिट है अलग अलग है. तो सरफेस फीडर जो है वो ऊपर से अपना फूड लेगी. जो ऊपर फाइटोप्लैंक्टन या ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, उस जिसको वो कंज्यूम कर रही हैं, तो वो उनको सिर्फ ऊपर वाले ही सरफेस पे मिलते हैं. और कुछ की हैबिट क्या है, बॉटम से फूड लेने की. तो बॉटम वाले ऑर्गेनिजम्स ही उनकी मेन डाइट है. इस तरह से क्या होता है कि ये जो फिशेस हैं, इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता फॉर गेटिंग द फूड फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द वाटर, और एज ए रिजल्ट सबकी हेल्थ इंप्रूव होती है, सबका अच्छा प्रोडक्शन होता है. मृगाल्स हैं, कार्प्स हैं, ये अलग अलग टाइप हैं, इनकी फीडिंग हैबिट्स अलग अलग हैं. तो कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम में डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स की वजह से एक तो फिश प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, competition of the food is avoided, and also in all the zones food gets utilized.
बस एक प्रॉब्लम आती है इसमें, फॉर गेटिंग द राइट काइंड ऑफ फिश सीड। तो फिश सीड का मतलब है फिश के एग्स या फिश फ्राइज या बेबी फिश, उनको लेकर हमें अपने रिजर्वायर में डालना है पहले, फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ होगी। तो हमें अपनी वैरायटी का फिश सीड कहाँ से मिलेगा? देखिए, फार्मर्स क्या करते हैं, वो किसी वाइल्ड वाटर एरिया में जाते हैं और मेनली मॉनसून सीजन में फिश ब्रीड करती हैं, एग्स देती हैं। ऑलमोस्ट हर वैरायटी की फिश मॉनसून सीजन में ही ब्रीड करती है। तो वहां पर फार्मर को बहुत सारे एग्स मिलेंगे और सब मिक्स होंगे। अब ये तो पता नहीं चलता कि ये एग कौन सी वैरायटी का एग है। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है कि अपनी वैरायटी का, अपनी डिजायर्ड वैरायटी के एग्स कैसे ऑब्टेन किए जाएं। तो इसके लिए भी एक अब सॉल्यूशन निकला है, हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो व्हाट इज डन कि अपनी जो वैरायटी ऑफ फिश है उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं कुछ हार्मोन्स, जिसकी वजह से नाउ इट कैन ले एग्स एट डिफरेंट टाइम, नॉट एट द टाइम ऑफ मॉनसून सीजन। Now this is that variety which he actually wants. Fishing is a quite popular profession. So children, this is how fish farming is done. Now let's move to the last topic, that is beekeeping, which is also known as apiculture. इसके लिए एपियरी सेटअप की जाती हैं और एपियरीज ऐसी जगह सेटअप की जाती हैं जहां पर काफी ज्यादा पास्चरेज होना चाहिए, एक अच्छा ग्रीन एरिया होना चाहिए एंड लॉट ऑफ फ्लावर्स शुड बी ग्रोन इन दैट एरिया। एपियरी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं विच मे बी वुडन स्ट्रक्चर्स और द सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स। इसमें बीहाइव को रखा जाता है, बी वैक्स को रखा जाता है एंड एज अ रिजल्ट इट अट्रैक्ट्स मोर एंड मोर हनी बीज टुवर्ड्स इटसेल्फ। और बहुत सारी एपियरीज जो हैं दे आर set up in the green area or in the pasturage. देखिए, पास्चरेज में जो फ्लावर्स होते हैं वो कोई भी फ्लावर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इट इज रोज और सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इट कैन बी द फ्लावर्स ऑफ सम बिग ट्रीज ऑल्सो, द फ्लावर्स ऑफ ऑरेंजेस, द फ्लावर्स ऑफ आमंड्स एंड इवन द फ्लावर्स ऑफ राइस फील्ड्स। तो किसी भी टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं और जितने ज्यादा फ्लावर्स होंगे या जितना ज्यादा पूरे साल फ्लावर्स रहेंगे पास्चरेज में, उतना ही लॉन्ग हनी फ्लो पीरियड होगा इन दीज एपियरीज। एक और चीज है, पास्चरेज में किस टाइप के फ्लावर्स हैं दैट ऑल्सो डिसाइड्स द टाइप ऑफ हनी, द क्वालिटी ऑफ हनी। देखिए, हनी का कलर भी अलग अलग हो सकता है, किसी हनी का कलर डार्क होता है, किसी का लाइट है, किसी के टेस्ट में डिफरेंस है। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस टाइप के फ्लावर्स थे पास्चरेज में एंड दिस इज हाउ दे डिसाइड द क्वालिटी ऑफ हनी। हनी प्रोडक्शन करते वक्त कौन सी भी वेराइटीज को डोमेस्टिकेट किया जाएगा इन द एपियरीज, तो ये भी फार्मर्स डिसाइड करते हैं। और इंडिया की भी कई वेराइटीज हैं विच आर प्रेफर्ड, लाइक एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी, ये सब मैं साइंटिफिक नेम बता रही हूँ। और एक इटालियन वेराइटी है एपिस मेलिफेरा, उसको बहुत प्रेफर करते हैं। रीजन इज कि ये एक बहुत ही जेंटल नेचर वाली बी है, इट स्टिंग्स लेस, डंक कम मारती है एंड इट्स हनी कलेक्शन कैपेसिटी इज मोर एंड इट कैन ब्रीड वेल। इसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत जल्दी होती है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बीज आएंगी तो उतना ही ज्यादा हनी प्रोडक्शन विल इंक्रीज। एंड अनदर इज देयर इज लेस स्वार्मिंग इन इटालियन बी। देखिए, स्वार्म जो होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ बीज। आपने सुना होगा कि बीहाइव में जो उसका छत्ता होता है उसमें क्वीन भी होती है, ड्रोन है, वर्कर्स हैं, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज होती हैं। एंड वेन एवर द न्यू क्वीन बी टेक्स द बर्थ, तो पुरानी वाली जो क्वीन बी है वो अपना एक ग्रुप लेकर मूव कर जाती है टू सम अदर प्लेस, इट शिफ्ट्स। अगर ऐसा होगा, इस तरह से अगर स्वार्मिंग हो जाएगी तो पुराने वाले बीहाइव में हनी कलेक्शन कैपेसिटी विल बी रिड्यूस्ड। लेकिन इटालियन बी में बहुत जल्दी से स्वार्मिंग नहीं होती एंड एज अ रिजल्ट एक ही बीहाइव में, जो एपियरी में हमने जो एक बीहाइव को बनाया हुआ है, तो उसमें काफी ज्यादा हनी कलेक्शन होता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस
are improved. And you should know that in our country, animal husbandry plays a great role in rural economy, and a large number of farmers depend on animal husbandry for their livelihood. Good day to all of you. See you soon.